हेलो गाइस, अपना चैप्टर चल रहा था आयनिक सॉलिड। तो आज अपन किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे? आयनिक सॉलिड के बारे में ही बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि आयनिक ठोस होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी नोट करते हैं अपन इसमें, आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, आयनिक बंध पाए जाते हैं। ठीक है, अब आयनिक ठोस होते हैं, उनमें आयनिक बॉन्ड पाए जाते हैं। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में बाइंड होते हैं आयनिक बॉन्ड के थ्रू। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं आयनिक बॉन्ड में? कैटाइन प्लस एनाइन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, मतलब अवयवी पार्टिकल्स होते हैं, उनके मध्य आयनिक बंध पाया जाता है। जैसे अपन एक एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल देखें आयनिक बॉन्ड का, NaCl है। NaCl कंपाउंड, इसमें क्या होता है कि Na गैसीय स्टेज में, सोडियम गैसीय स्टेज में होता है और 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और Na प्लस में चला जाता है। अब क्लोरीन क्या होता है कि काउंटर आयन के रूप में इसमें क्लोरीन है, क्लोरीन काम करेगा। क्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी गैस स्टेज में प्रेजेंट होगा और 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, जो यहाँ पे सोडियम रिलीज करता है, इसको गेन कर लेगा। गेन करने के बाद में Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार से आयनिक बंध में आयनिक बॉन्ड पाए जाते हैं आयनिक ठोसों में। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं आयनिक बॉन्ड। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक से देखें तो अपन इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या नोट कर सकते हैं कि इनका मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड अपन बात करेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इनमें हाई होता है, क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जो बाइंड होते हैं, और स्ट्रॉन्ग बाइंड होने की वजह से क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं अपन। थर्ड पॉइंट में देखते हैं इसकी विलयता। ठीक है, विलयता के बारे में डिस्कस करते हैं। ये मतलब आयनिक सॉलिड होते हैं कि किस सॉल्यूशन में विलय होते हैं और किस में अविलय होते हैं। जो मतलब पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनमें मोस्टली आयनिक सॉलिड डिजोल्व हो जाते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होते हैं ये। ठीक है, तो डिजोल्यूशन देखेंगे, पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होते हैं, नॉट डिजोल्व। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब क्या है कि पोलर सॉल्वेंट, जैसे एग्जांपल है अमोनिया हो गया, वाटर हो गया। नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल्स की बात करें अपन तो बेंजीन मान लो, बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया, ETC। तो क्या होता है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये डिजोल्व नहीं होता, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होता और पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है। जैसे वाटर की अपन एग्जांपल्स की बात करें तो वाटर का क्या होता है कि एक डाई इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है। और क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड में अपन को ये ज्यूम होना चाहिए, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो डिजोल्व नहीं होनी चाहिए, आपस में आयन अलग अलग नहीं होने चाहिए। पर डाई इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट वाटर का ज़्यादा होता है और पोलर भी होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि आयंस का जो पोलर पार्ट होता है, जो मतलब वाटर के नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट से कंबाइन हो जाते हैं और एक क्लाउड शेप में संरचना बन जाती है। इस वजह से ये पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं। जैसे NaCl की ही बात करें अपन, देखें तो NaCl Na, ठीक है, इस प्रकार से प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, वाटर मॉलिक्यूल में भी 2 पार्ट होते हैं, OH और H। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस प्रकार से ये माइनस आके OH माइनस आके इसको सराउंड कर लेंगे और ये एक क्लोरीन को सराउंड कर लेंगे। इस प्रकार से ये डिजोल्यूशन शो करते हैं। अब अपन थर्ड पॉइंट अपन ने देख लिया। फोर्थ पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, इसकी कंडक्टेंस को देख लेते हैं, आयनिक कंपाउंडों की कंडक्टेंस। फोर्थ पॉइंट है कंडक्टेंस, मतलब चालकता की बात करेंगे। चालकता में क्या होता है कि ये मतलब मोल्टन स्टेट में क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, आयनिक यौगिक। ठोस अवस्था में तो क्या होते हैं कि ठोस अवस्था में अचालक होते हैं, अचालकों की तरह व्यवहार करते हैं, अचालकों की तरह व्यवहार शो करते हैं, मतलब अचालक होते हैं। और फिर आयनिक सॉलिड को अपन इसको मोल्टन स्टेट की बात करें, आयनिक सॉलिड की मोल्टन स्टेट की बात करें और एज वेल एज सॉल्यूशन फेज की बात करें तो क्या होता है कि सॉल्यूशन फेज की बात करें तो मोस्टली वाटर में डिजोल्व होंगे, वाटर में डिजोल्व बोल देंगे इसको। और मोल्टन स्टेट क्या होता है, जो आयनिक सॉलिड होते हैं उन्हें मतलब हीट किया जाता है और उनको आयनिक यौगिक वो मेल्ट फेज में होते हैं, मतलब अपनी गलित अवस्था में होते हैं। मोल्टन फेज मतलब अपनी गलित अवस्था में होते हैं। तो क्या होता है कि इन दोनों केसेस के अंदर आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, जो चालक होते हैं,
चालकता शो करते हैं, मतलब कंडक्टेंस शो करते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है कि मोल्टन स्टेट में और सॉल्यूशन फेज में क्या होता है कि इनमें जो बाइंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण मूवमेंट प्रेजेंट होता है। आयंस फ्रीली मूवमेंट कर पाते हैं, आयंस के फ्रीली मूवमेंट की वजह से इसमें कंडक्टेंस शो होता है। और इसके अपोजिट क्या होता है कि जो ठोस अवस्था में क्या होता है कि फ्रीली आयन प्रेजेंट नहीं होते हैं, फ्रीली आयन प्रेजेंट नहीं होते तो इसका कंडक्टेंस शो नहीं हो पाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करें अपन, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हम। फिफ्थ पॉइंट में ये आयनिक सॉलिड है जो कुछ मतलब सॉलिडों से समरूपता, आयनिक यौगिकों से ही समरूपता दर्शाते हैं, जैसे उसको बोलते हैं समरूपता शो करते हैं, समरूपता इसको बोल देते हैं आइसोमॉर्फिस्ट। ठीक है, आइसोमॉर्फिस्ट बोल देते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि सेम केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, सेम केमिकल कंपोजिशन होता है उन मॉलिक्यूल्स, उन यौगिकों का। दूसरा, रेडियस रेशियो का मानन सिमिलर होता है, सिमिलर रेडियस रेशियो वैल्यू। ठीक है, सिमिलर रेडियस रेशियो वैल्यू होती है और मोस्टली देखा जाए तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी सेम होती है। वो मतलब सेम टाइप की पैकिंग शो करते हैं, सेम टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी, इसलिए अपन इसको बोलते हैं समरूपता प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें अपन, एग्जाम्पल्स लेते हैं अपन, एग्जाम्पल्स की बात लेंगे अपन। सोडियम फ्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दोनों एक दूसरे से समरूपता प्रदर्शित करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो अपन NaCl हो गया, MgCl हो गया। ठीक है, ये क्या है, समरूपता शो करते हैं ये कंपाउंड, क्योंकि इनमें जो सेम केमिकल कंपोजिशन फॉर्मूला होता है 1:1 प्रेजेंट होता है, 1:1 नहीं होता है, 1:1 के समथिंग में प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से ये समरूपता प्रदर्शित करते हैं। और अब हार्डनेस की बात कर लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट में देखते हैं इनका हार्डनेस, आयनिक कंपाउंडों का हार्डनेस। इसमें क्या होता है, हाई हार्डनेस की बात करेंगे 6 में, मतलब अत्यधिक कठोर होते हैं क्योंकि इनमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हार्डनेस होते हैं ये। और ब्रेटाइल प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। ब्रेटाइल मतलब भंगुर टाइप में होते हैं ये थोड़ा। हार्डनेस और ब्रेटाइल में क्या फर्क है कि हार्ड होते हैं और ब्रेटाइल में मतलब हार्ड तो होते हैं वो और भंगुरता पे होते हैं, मतलब क्रैकिंग हो जाती है, उनको ऐसे तोड़ेंगे तो क्रैकिंग टाइप में टूट जाते हैं वो। तो इस प्रकार से ब्रेटाइल भी शो करते हैं ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई थी आयनिक कंपाउंडों की। और आयनिक कंपाउंड किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्रिस्टलाइन, मतलब इसमें आयंस का अरेंजमेंट एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है, एक वेल अरेंजमेंट होता है, क्रिस्टलाइन नेचर। ठीक है, इसमें आयनों का अरेंजमेंट होता है ना जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह होता है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही तो एक टाइप है ये आयनिक सॉलिड। वेल अरेंजमेंट पाया जाता है इनमें आयनिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकलों का। अब अपन बात कर लेते हैं समन्वय संख्या और त्रिज्या अनुपात के बारे में। सेकंड टॉपिक रहेगा अपना इसमें समन्वय संख्या और त्रिज्या अनुपात। समन्वय संख्या एवं त्रिज्यानुपात। समन्वय संख्या और त्रिज्यानुपात के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ले लेते हैं अपन समन्वय संख्या। समन्वय संख्या क्या होती है कि मतलब किसी भी क्रिस्टलीय आयन में एक आयन को जितने विपरीत आयनों द्वारा सराउंड किया जाता है उसे ही अपन क्या बोलते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या बोलते हैं। मतलब सराउंड किया हुआ जो आयन्स होते हैं, जो मतलब जिसको सराउंड कर रहे हैं उसको स्पर्श भी करने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से सराउंड होने चाहिए वो। तो जितने आयनों द्वारा कोई आयन सराउंड है उसे बोलते हैं अपन उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें क्या होता है कि केटाइन है, केटाइन को एनाइन के द्वारा सराउंड किया हुआ हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से, और एनाइन को केटाइनों के द्वारा सराउंड किया जा सकता है। तो जितने आयनों द्वारा सराउंड किया जाता है और ये आयन केटाइंस एनाइंस को और एनाइंस केटाइंस को सराउंड टच किया होता है, उन संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अपन इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन देखिए तो किसी भी इसकी डेफिनेशन मतलब किसी भी क्रिस्टलीय यौगिक में एक आयन जितने विपरीत आवेशित आयनों द्वारा घिरा हुआ होता है वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब अपन बात करते हैं त्रिज्यानुपात की। सेकंड पॉइंट रहेगा अपना त्रिज्या अनुपात। इसको क्या बोलते हैं अपन, रेडियस रेशियो भी बोलते हैं। अब अपन बात करेंगे रेडियस रेशियो की।
अब रेडियस रेशियो में क्या होता है कि रेडियस रेशियो की डेफिनेशन की बात करते हैं पहले तो अपन। रेडियस रेशियो क्या होता है कि रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ केटाइन और रेडियस ऑफ एनाइन, मतलब रेडियस ऑफ मतलब केटाइन और एनाइन की रेडियस के अनुपात को ही अपन क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो। अब इसमें देखते हैं डेफिनेशन देखें, रेशियो ऑफ केटाइन रेडियाई एंड एनाइन रेडियाई, ठीक है। तो क्या होता है कि केटाइन की रेडियस और एनाइन की रेडियस के रेशियो को ही अपन क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो बोलते हैं। तो इसको अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। मतलब रेडियस रेशियो को कैपिटल आर स्मॉल आर के द्वारा अपन रिप्रेजेंट करेंगे। तो एज ए फॉर्मूला के बेस में कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर इक्वल हो जाएगा रेडियस ऑफ एनाइन, रेडियस ऑफ केटाइन और रेडियस ऑफ एनाइन। मतलब ये तो हो गया रेडियस ऑफ केटाइन और ये हो गया रेडियस ऑफ एनाइन। या फिर इसको अपन इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेडियस ऑफ केटाइन और रेडियस ऑफ एनाइन। ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैपिटल आर मैंने स्मॉल आर और कैपिटल आर यहाँ पे इसलिए लिया है कि मतलब जो भी एनाइंस होते हैं ना, एनाइंस की रेडियस ऑलवेज केटाइंस की तुलना में बड़ी होती है। केटाइंस के कंपेरिजन में एनाइन की रेडियस बड़ी होती है, इसलिए कैपिटल आर को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया और स्मॉल आर हो गया अपना केटाइन की रेडियस और कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहा है एनाइन की रेडियस। तो यहाँ पे अपन एक पॉइंट लिख सकते हैं, ये पॉइंट क्या है कि केटाइन की जो रेडियस होती है ना, केटाइन की रेडियस है, ये केटाइन की रेडियस ऑलवेज छोटी होती है एनाइन की रेडियस से, या इसको ये बोल सकते हैं अपन की एनाइन की रेडियस हमेशा बड़ी होती है केटाइन की रेडियस से। इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि मतलब कोई भी कैटाइंस का फॉर्म कैटाइंस बन रहा है। कैटाइंस बनने में क्या होता है कि मतलब कोई भी एटम होता है जो एक इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन यूज करने पर उसका वैलेंस सेल छोटा हो जाता है, मतलब साइज कम हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज मतलब कोई भी आयन नेगेटिव चार्ज कब गेन करता है, जब कोई वो बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका वैलेंस आउटर मोस्ट शेल का बढ़ेंगे, आउटर मोस्ट शेल बढ़ने से क्या होगा, उसका साइज इंक्रीज होगा। तो ये तो इसके पीछे लॉजिक था कि ऑलवेज हमेशा केटाइन की रेडियस छोटी होती है एनाइन के कंपेरिजन में, ठीक है। तो इस बेस पे अपन ने यहाँ पे इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर लिया, इस प्रकार से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो गया है रेडियस रेशियो का। अब अपन आगे बात करते हैं, आगे बात क्या करेंगे इसमें देखते हैं कि मतलब क्या होता है कि पैकिंग देखते हैं। इसमें जो एनाइंस होते हैं ना, मोस्टली एनाइंस साइज में बड़े होते हैं, लैटिक्स का फॉर्मेशन मतलब एनाइंस के द्वारा होता है, जो उसमें वॉइड वगैरह प्रेजेंट होती है, वॉइड बनती है, वॉइड के अंदर कैटाइंस आके फिक्स हो जाता है। इस प्रकार से अपना आयनिक कंपाउंडों का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से इसे लाइन के बेस पे अपन क्या लिख सकते हैं कि मतलब रेडियस रेशियो का अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेडियस ऑफ वॉइड भी लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन, इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, क्योंकि कैटाइंस होते हैं ना, कैटाइंस वॉइड में जाके प्रेजेंट होते हैं, वॉइड में पाए जाते हैं किसी भी लैटिक्स में। तो इस प्रकार से अपन भाई कैटाइंस की जो रेडियस है वॉइड की रेडियस के बराबर होगी, इस प्रकार से इसे इस प्रकार रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। त्रिज्या अनुपात को रेडियस रेशियो बराबर हो जाएगा आर वॉइड अपॉन आर माइनस। तो ये हो गया इसकी कुछ फॉर्मूला बेस बातें थी जो मैंने लिख दी। अब कुछ पॉइंट्स है रेडियस रेशियो से रिलेटेड, वो पॉइंट अपन नोट करते हैं, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, नोट डाल के। वन क्या होता है कि रेडियस रेशियो है ना 9 यूनिट, रेडियस रेशियो की 9 यूनिट मतलब कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि सेम डिस्टेंस में रेडियस एक ही यूनिट में लेते हैं अपन, जैसे पिकोमीटर में लेंगे, दोनों को पिकोमीटर में ली जाती है, पर रेडियस रेशियो का ओवरऑल देखा जाए तो इसमें कोई भी यूनिट नहीं आती है, क्योंकि केटाइन की रेडियस और एनाइन की रेडियस को अपन पिकोमीटर में ले रहे हैं, तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और रेडियस रेशियो की कुछ यूनिट नहीं प्राप्त होती है अपन को। अब अपन दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, रेडियस रेशियो का मान होता है ना आर, रेडियस रेशियो का मान हमेशा लेस देन होता है 1 से, रेडियस रेशियो का मान हमेशा 1 से कम होता है। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि मतलब ऊपर यहाँ पे रेडियस ऑफ केटाइन जो होती है रेडियस ऑफ एनाइन की तुलना में ये वाली क्वांटिटी स्मॉल रहेगी, और ऊपर की जो संख्या स्मॉल है और ये वाली संख्या बड़ी है, तो हमेशा वो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, फ्रैक्शन मतलब पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, तो इस वजह से इसका मान ऑलवेज 1 से कम होता है। थर्ड पॉइंट की बात करें अपन, थर्ड पॉइंट में क्या बात करते हैं, थर्ड पॉइंट में मतलब रेडियस रेशियो जब ड्राइव किया गया था, रेडियस रेशियो का जो कॉन्सेप्ट ड्राइव किया गया था, उस टाइम माना गया था कि जो एनाइंस केटाइन और केटाइंस एनाइन के मध्य मतलब कनेक्शन होना चाहिए, लिख देता हूं मैं, एनाइन एंड केटाइन कनेक्ट टू ईच अदर। इस लाइन का मतलब क्या हो गया, केटाइंस तो एनाइन को टच करें और केटाइंस एनाइन को एक दूसरे को टच किए होते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात करें, इसमें क्या होता है कि एनाइन कॉन्टैक्ट प्रेजेंट होना चाहिए, कॉन्टैक्ट प्रेजेंट, क्योंकि इसमें ये अज्यूम किया गया था कि एनाइन भी एक दूसरे को टच किए होते हैं आपस में। कैटाइंस और एनाइन तो एक दूसरे को टच करते ही हैं, और एनाइन भी एक दूसरे को टच करते हैं, पर बाद में क्या होता है कि ये वाला पॉइंट यानी इसकी लिमिटेशन बनता है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो क्या होता है कि जो एनाइन और केटाइन होते हैं ना, इन्हें क्या माना गया था, रिजिड स्फीयर माना गया था, रिजिड स्फीयर शेप, ठीक है, इस टाइप से इन्हें माना गया था, एक कठोर मतलब सराउंड गोले के रूप में माना गया था। ये पॉइंट होगा। 6 पॉइंट की बात करते हैं अपन, इसमें 6 पॉइंट क्या बात करते हैं कि रेडियस रेशियो 6 में क्या जो केटाइंस और एनाइन होते हैं ना, इनको अज्यूम किया गया था कि वो नॉन पोलर
नॉन पोलरिटी शो करते हैं। और ये भी इसे मतलब थ्योरी की लिमिटेशन बनी थी, ये तीनों इसकी लिमिटेशन बन गई थी। और फिर अब आगे बात करते हैं अपन 7 पॉइंट की। 7 पॉइंट को याद रखने वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है, जैसे जैसे मतलब अपन केटाइंस का साइज इंक्रीज होता है ना, केटाइन का साइज इंक्रीज होगा, वैसे वैसे रेडियस रेशियो भी मतलब रेडियस रेशियो भी इंक्रीज होगा। रेडियस रेशियो इंक्रीज हो रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने रेडियस रेशियो से रिलेटेड डिस्कस किए हैं यहाँ पे। भाई क्या होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, रेडियस रेशियो का मान हमेशा 1 से कम होता है। एनाइन केटाइन और केटाइन एनाइन के बीच में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट प्रेजेंट होता है, मतलब टच किए होते हैं एक दूसरे को, और एनाइन एनाइन कॉन्टैक्ट भी प्रेजेंट होता है, मतलब रेडियस रेशियो के अकॉर्डिंग। वैसे देखा जाए तो एनाइन एनाइन कॉन्टैक्ट अगर प्रेजेंट होता है तो उसमें क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि रिपल्सन फील करते हैं एनाइन एनाइन, रिपल्सन फील करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है और सिस्टम है ना अनस्टेबल की ओर जाता है। तो इसको आगे अपन ने जैसे जैसे डिस्कवरी हुई उसमें फिर बताया गया कि एनाइन एनाइन कॉन्टैक्ट प्रेजेंट नहीं होता है तो उसमें क्या होता है कि मतलब मोर स्टेबल कंपाउंड बनते हैं वो, रिजिड स्फीयर माना गया है और नॉन पोलरिटी शो करते हैं। पर देखा जाए तो ये पोलरिटी शो करते हैं, इनमें जो बॉन्ड होते हैं आयनिक बॉन्ड में उनमें पोलरिटी आ जाती है। ये कुछ लिमिटेशंस बनेंगी इसकी त्रिज्या अनुपात की, और लिमिटेशन भी अपन डिस्कस करेंगे आगे चल के। और जैसे जैसे केटाइन का साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे रेडियस रेशियो बढ़ता है, रेडियस रेशियो बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज होता है। तो अब अपन ये 7 वाला पॉइंट को जैसे एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं अपन, तो उसको अपन यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा देखते हैं। ये अपना हो गया एनाइन, एज ए डॉट फॉर्म के रूप में प्रेजेंट है, बिल्कुल स्मॉल साइज है। इसको कितने केटाइन सराउंड कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 केटाइन सराउंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। अब जैसे जैसे अपना केटाइन का साइज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सराउंड करने वाले एनाइनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जैसे 3 हो गया, यहाँ पे और बड़ा हो गया, तो यहाँ पे 6 7 के समथिंग इसका जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका बढ़ता जाता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे ऐसे 6 7 ऐसे जैसे जैसे मतलब केटाइन्स का साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर और रेडियस रेशियो इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि केटाइन का साइज बढ़ेगा यहाँ पे तो रेडियस रेशियो ओवरऑल ही इंक्रीज होगा। अब अपन बात करते हैं रेडियस रेशियो की टेबल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उस रेंज के अंदर अगर किसी भी आयनिक कंपाउंड का रेडियस रेशियो फाउंड हो रहा है तो वो उस अरेंजमेंट को फॉलो करेगा। तो अपन टेबल देखते हैं पहले। अगर रेडियस रेशियो, फर्स्ट अपन लिखते हैं रेडियस रेशियो, सेकंड लिखेंगे अपन कोऑर्डिनेशन नंबर, थर्ड बात करेंगे अपन संरचना या शेप, मतलब शेप, ठीक है, ज्योमेट्री भी बोल देते हैं अपन। थर्ड अपन एग्जांपल्स की बात करेंगे, एग्जांपल देखेंगे इसके, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं यदि रेडियस रेशियो का मान है ना कम होता है 1.55 से, इससे अगर रेडियस रेशियो का मान कम आ रहा है तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 2 और संरचना रहेगी लीनियर। एग्जांपल की बात करें अपन यहाँ पे HF2 माइनस, ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया। अगर रेडियस रेशियो का मान 0.155 से कम है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा और लीनियर शेप होगा, और ये इसका एग्जांपल्स की बात हो गई। ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड रेंज देखते हैं अपन रेडियस रेशियो की। अगर रेडियस रेशियो की रेंज 0.155 से और 0.225 के बीच में है तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 3, क्योंकि रेडियस रेशियो का मान इंक्रीज हो रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज होगा, और यहाँ पे शेप हो जाएगी ट्राइगोनल, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें अपन इसकी तो B2O3 इसका एग्जांपल्स हो जाएगा। थर्ड रेंज की बात करें, अगर रेडियस रेशियो का मान 0.225 से 0.414 इसके मिड में है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4, और टेट्राहेड्रल होगा। एग्जांपल्स की बात करें जिंक सल्फाइड हो गया, SiO2 हो गया, ये इसके एग्जांपल्स हैं। फोर्थ बात करें अपन, अगर रेडियस रेशियो का मान 0.411 से 0.732, ठीक है, यह इसके बीच में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6 और ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। मतलब जो केटाइंस होते हैं ना, जो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएंगे, ट्राइगोनल वॉइड में जाएंगे, इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हो गए अपने NaCl हो गया, टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया। फिफ्थ रेंज की बात करते हैं अपन, अगर रेडियस रेशियो 7.32 से 1 के बीच में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा, और क्यूबिक शेप होगी, क्यूबिक मतलब घनीय, ठीक है, जो केटाइंस होता है जो घनीय क्यूब में वॉइड में प्रेजेंट होगा। एग्जांपल्स की बात करें सीजियम क्लोराइड हो गया, सीजियम ब्रोमाइड हो गया। तो ये मैंने एक टेबल मेंशन कर दिया, इसमें इस रेंज है, इस स्पेसिफिक रेंज से अगर कोई आयनिक कंपाउंड बिलोंग कर रहा है उसका रेडियस रेशियो तो कोऑर्डिनेशन में इस अकॉर्डिंग फिल करेगा और शेप इस होगी, और एग्जांपल मैंने देख लिया है। अगर रेडियस रेशियो इसके बीच में आ रहा है तो 3 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ट्राइगोनल शेप होगा। इसी प्रकार से रेडियस रेशियो 0.732 और 1 के मिड में आ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। ये इसका मतलब है, इस टेबल का मतलब। तो ये अपन इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं।
ठीक है, ये अपनी होगी टेबल। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, उसकी रेडियस रेशियो कैलकुलेट। क्वेश्चन है MgO है, इसमें Mg+2 की रेडियस है 66 पिकोमीटर और O- की रेडियस है 140 पिकोमीटर। तो अपन को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, इस आयनिक कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर अपन को कैलकुलेट करना है। अब अपन को पता है अपन को क्या करना है, रेडियस रेशियो कैलकुलेट करनी है इसकी। रेडियस रेशियो की रेंज आ जाएगी, उस रेंज के अकॉर्डिंग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। क्या है कि इसका 66/140। तो इसकी रेडियस रेशियो आएगी समथिंग आएगी, वो रेडियस रेशियो आएगी इसकी 4.72 के समथिंग। रेडियस रेशियो इस रेंज के समथिंग आएगी। तो ये किस रेंज से बिलोंग कर रहा है, रेडियस रेशियो देखेंगे, ये अपना बिलोंग कर रहा है इससे। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इस प्रकार से अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर से अपन इसकी ज्योमेट्री शो कर सकते हैं, किस टाइप में प्रेजेंट होगा, ये ऑक्टाहेड्रल रूप में प्रेजेंट होगा और ऑक्टाहेड्रल संरचना प्राप्त होगी इसकी। तो इस टाइप से अपन किसी भी आयनिक कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस प्रकार क्या होता है कि किसी भी त्रिज्यानुपात के द्वारा अपन कोई भी आयनिक कंपाउंड उसका रेडियस रेशियो कैलकुलेट करके अपन कोऑर्डिनेशन नंबर पता लगा लेते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर के पता होने से अपन उसकी शेप डिटरमाइन कर लेते हैं या उसमें पैकिंग किस टाइप की है इसका अपन डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। तो इसी मतलब त्रिज्यानुपात के द्वारा किसी भी क्रिस्टल आयन की पैकिंग की या उनकी शेप की पता लगाना ही क्या, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं अपन, अरेंजमेंट होता है ना, उसमें केटाइन और एनाइन का अरेंजमेंट किस शेप में हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल, बाई रेडियस रेशियो के द्वारा अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब रेडियस रेशियो के द्वारा अपन डिटरमाइन करते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो इफेक्ट, मतलब त्रिज्यानुपात प्रभाव भी बोलते हैं। मतलब त्रिज्यानुपात प्रभाव क्या हो गया कि मतलब किसी भी आयनिक कंपाउंड की अपन मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर और उसकी ज्योमेट्री का कैलकुलेशन या डिटर्मिनेशन रेडियस रेशियो के द्वारा कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, तो वो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं रेडियस रेशियो के। अब इसमें कुछ रेडियस रेशियो की कुछ अरेंजमेंट देखते हैं अपन रेडियस रेशियो के अनुसार। जैसे रेडियस रेशियो में क्या होगा कि कुछ ऐसे अरेंजमेंट है, ये देखो रेडियस रेशियो का, ये अपन वैल्यू की बात में बात करते हैं, ये रेंज है ना, इस रेंज की बात करेंगे अपन। तो इस रेंज में मतलब लोअर रेंज होती है, मतलब लीस्ट स्टेबल होगा, तो इसको अपन आइडियल बोलेंगे, आइडियल, और ये रियल, ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस प्रकार का। अब अपन यहाँ पे देखते हैं, यदि रेडियस रेशियो ये है x मान लेते हैं, ये है अपना मिनिमम, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की रेंज आ रही है y होगी मैक्सिमम। ठीक है, अगर रेडियस रेशियो का वन मिनिमम आ रहा है तो वो लीस्ट स्टेबल होगा, इसको बोल देंगे अपन इस कंडीशन को बोलेंगे अपन आइडियल, आइडियल, और ये कंडीशन हो जाएगी रियल। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है कि मतलब रेडियस रेशियो का जो वैल्यू कम आ रही है तो उसमें क्या होता है कि केटाइंस का साइज स्मॉल होगा, स्मॉल केटाइन का साइज होगा, और इसको सराउंड करने वाले जो एनाइंस होते हैं, ये एनाइंस हो गए, और इस कंडीशन में क्या होगा, केटाइन का साइज थोड़ा बड़ा होगा, और इसको सराउंड करने वाले जो एनाइंस है वो इस प्रकार से प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि केटाइन एनाइन कॉन्टैक्ट प्रेजेंट है, जैसे केटाइन एनाइन कॉन्टैक्ट प्रेजेंट है, केटाइन एनाइन कॉन्टैक्ट भी प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है फिर एनाइन एनाइन कॉन्टैक्ट भी प्रेजेंट है। अब एनाइन कॉन्टैक्ट प्रेजेंट होने से क्या होगा कि एनाइन क्या होते हैं, रिपल्सन भी फील करते हैं। रिपल्सन फील करेंगे तो इसका क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, जो इंक्रीज हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि एनाइन कैटाइन कॉन्टैक्ट भी प्रेजेंट है और एनाइन कॉन्टैक्ट एब्सेंट है यहाँ पे। तो क्या होगा कि एनाइन और कैटाइन में कॉन्टैक्ट प्रेजेंट है तो ओनली यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन से क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया कि मतलब क्या होता है कि रेंज जैसे जैसे लीस्ट स्टेबल रेंज होगी, कोई भी आयनिक कंपाउंड है, जैसे वो ट्राइगोनल शेप में है तो उसका क्या होगा, अरेंजमेंट है, ट्राइगोनल अरेंजमेंट है उसमें, तो उसकी 1.155 के रेंज के पास में है तो क्या होगा, वो लीस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें इस टाइप का अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है जो एनाइन रिपल्सन भी फील करता है, इस वजह से ये लीस्ट स्टेबल होते हैं, यहाँ पे जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इनको अपन रियल बोलते हैं और इनको आइडियल बोलते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और अरेंजमेंट की स्टेबिलाइंस हो गए, स्टेबिलिटी बतानी है अपन ने, इसमें कौन से अरेंजमेंट में स्टेबिलिटी हाई होगी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर अपन सेम रखेंगे इनका। ठीक है, इसमें क्या है, जो केटाइन है उसका साइज बहुत ही स्मॉल है, जो केटाइन एनाइन कॉन्टैक्ट भी प्रेजेंट नहीं है। सेकंड में क्या है कि केटाइन एनाइन कॉन्टैक्ट भी प्रेजेंट है और एनाइन कॉन्टैक्ट भी प्रेजेंट है, मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ। थर्ड में केटाइन का साइज थोड़ा बढ़ गया है और उसमें एनाइन इस टाइप से प्रेजेंट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इस टाइप से प्रेजेंट है। तो अपन ने यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर देखने हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे अपन यहाँ पे, तो उसमें क्या होगा, कौन सा मतलब इसको बोले थे अपन ए, ये हो गया बी और ये है अपना सी।
तो अब स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखते हैं। यहाँ पे अपन स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे क्या है कि देखो एनाइन का साइज बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पे एनाइन और कैटाइन जो कॉन्टैक्ट है ना वो भी क्या है, एब्सेंट है। माइनस एंटी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, ये नॉट प्रेजेंट है। यहाँ पे एनाइन और एनाइन, ये एनाइन एनाइन है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो एनाइन एनाइन कॉन्टैक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एनाइन मतलब अट्रैक्शन तो बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रेजेंट ही नहीं है और रिपल्सन ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी और ये अनस्टेबल होगा। सेकंड की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा कि भाई कैटाइन और एनाइन कॉन्टैक्ट भी प्रेजेंट है और एनाइन एनाइन कॉन्टैक्ट भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एनाइन एनाइन से जो रिपल्सन फील करेंगे उसको थोड़ा मिनिमाइज क्या करेगा, कैटाइन एनाइन अट्रैक्शन थोड़ा मिनिमाइज कर देगा और एज कंपेरिजन इससे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ओवरऑल देखा जाए तो ये भी अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होगा। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं अपन, ये तो लीस्ट अनस्टेबल हो जाएगा, इसके यहाँ पे अपन लिख सकते हैं लीस्ट, ये अनस्टेबल रहेगा। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे क्या है कि कैटाइन एनाइन कॉन्टैक्ट तो प्रेजेंट है और एनाइन एनाइन कॉन्टैक्ट एब्सेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ओनली अट्रैक्शन वाला फिनोमिना काम कर रहा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और स्टेबिलिटी गेन करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे एनाइन एनाइन रिपल्सन फील नहीं होता, तो ये स्टेबल होता है, स्टेबल होता है और ये एग्जिस्ट करता है। पर अपन रेडियस रेशियो की बात कर रहे हैं, ओवरऑल देखा है अपन ने, अपन रेडियस रेशियो की बात कर रहे हैं। रेडियस रेशियो क्या बोलता है कि मतलब इसमें फिक्स इस प्रकार से अरेंजमेंट होना चाहिए कि एनाइन एनाइन भी एक दूसरे को टच करे, और ये चीज ही बाद में आगे जैसे डिस्कवरी हुई थी तो उसके बाद में ये पता चला कि इस टाइप का अरेंजमेंट होता है ना जो मोर स्टेबल होता है, तो इस वजह से स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपन ये दे सकते हैं, मतलब 3 है जो मोर स्टेबल होगा, फिर 2 होगा, फिर ए होगा, इस प्रकार से ये अरेंजमेंट होगा। पर रेडियस रेशियो इस प्रकार से, रेडियस रेशियो जो कॉन्सेप्ट है उसमें इस प्रकार से माना जाता है कि अरेंजमेंट इस प्रकार से प्रेजेंट होता है जो कैटाइन एनाइन को और एनाइन एनाइन को कनेक्ट किए हुए होते हैं। इस बेस पे अपन क्या करते हैं कि इनकी रेडियस रेशियो वगैरह कैलकुलेट हो पाती है, क्योंकि रेडियस रेशियो में इस प्रकार से जूम किया गया है कि इस प्रकार से पैकिंग होती है जिसमें एनाइन और कैटाइन एनाइन एनाइन एक दूसरे को आपस में टच करते हैं। अगर इस प्रकार से देखा जाए तो इस प्रकार से प्रॉपरली रेडियस रेशियो कैलकुलेट करना नहीं हो पाता है, प्रॉपरली रेडियस रेशियो कैलकुलेट नहीं कर पाते, इसी वजह से रेडियस रेशियो की कुछ लिमिटेशंस आ गई थी, वो लिमिटेशन के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट तो लिमिटेशन क्या थी कि मतलब लिमिटेशन कहाँ पे, मतलब रेडियस रेशियो होता है, रेडियस रेशियो के द्वारा एक अत्यधिक यूजफुल फिनोमेना है रेडियस रेशियो, उसके द्वारा अपन किसी भी मतलब आयनिक कंपाउंड की अरेंजमेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं, उसमें किस प्रकार के कौन सी वॉइड में किस प्रकार की वॉइड में अरेंजमेंट पाया जाता है, ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है या ट्राइगोनल शेप में है, इस प्रकार से उसकी अरेंजमेंट को भी अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। पर क्या होता है कि रेडियस रेशियो सभी कंपाउंडों पे एप्लीकेबल नहीं होता, कुछ इसकी लिमिटेशंस बन गई जिसकी वजह से उनकी रेडियस रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो उनकी ज्योमेट्री या अरेंजमेंट कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ अलग होता है और रेडियस रेशियो कुछ अलग बताता है। उसके पीछे रीजन क्या थे, फर्स्ट रीजन क्या था कि हार्ड स्फीयर माना गया था, हार्ड स्फीयर माना गया था, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको हार्ड स्फीयर माना गया था, पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हार्ड स्फीयर नहीं होते, इस वजह से क्या होता है कि उनका कैटाइन और एनाइन की रेडियस कैलकुलेट करना, प्रॉपरली कैलकुलेट करना इजीली नहीं था। सेकंड मतलब रेडियस रेशियो किस पे डिपेंड था, त्रिज्यानुपात पे, रेडियाई ऑफ कैटाइन एंड एनाइन पे, मतलब रेडियस रेशियो कैटाइन और एनाइन की रेडियस पे डिपेंड था। अगर कैटाइन और एनाइन की रेडियस अपन प्रॉपरली सटीक तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे, एक्चुअल रेडियस कैलकुलेट कर पाएंगे, तो रेडियस रेशियो भी एक्चुअल प्राप्त होगा। पर क्या होता है कि रेडियस रेशियो कैलकुलेट करना इजी नहीं होता, ठीक है, तो दूसरा इस वजह से भी इसमें लिमिटेशंस आ गई थी। थर्ड पॉइंट अपन ये करें कि कोई भी मतलब बॉन्ड होता है जो आयनिक बॉन्ड होता है ना, प्योर आयनिक बॉन्ड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन प्योर आयनिक बॉन्ड नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है कि रेडियस रेशियो का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ओनली आयनिक कंपाउंडों पे ही एप्लीकेबल होता है, ये अपन जानते हैं। मतलब रेडियस रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है वो आयनिक कंपाउंडों पे ही एप्लीकेबल होगा। तो क्या होता है कि आयनिक कंपाउंडों में प्योर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते, उसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं और कोवेलेंट कैरेक्टर आने के कारण क्या होता है कि रेडियस रेशियो भी डिस्टर्ब हो जाता है, रेडियस रेशियो में त्रुटि आ जाती है। त्रुटि आने से क्या होगा कि इसकी कुछ लिमिटेशन, फिर ये सभी आयनिक कंपाउंडों के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, तो ये भी इसकी लिमिटेशन थी। फोर्थ लिमिटेशन की बात करें तो अपन क्या करते हैं कि इन्होंने क्या माना था, नॉन पोलरिटी वाला कॉन्सेप्ट माना था कैटाइंस और एनाइंस के मध्य। पर क्या होता है जब कैटाइंस और एनाइन एक दूसरे के पास में आते हैं तो उसमें पोलरिटी बन जाती है, पोलरिटी आ जाती है, पोलरिटी आने से उसकी रेडियस रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है, रेडियस रेशियो में त्रुटि आ जाती है। जैसे अपन देखते हैं यहाँ पे ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव है, तो इसमें क्या होता है जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये अट्रैक्ट होंगे, ये अट्रैक्ट होने से ये पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहेगा और ये इस शेप में आ जाता है, ठीक है, इस शेप में आ जाएगा तो इसकी क्या होगी, रेडियस रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगी। रेडियस रेशियो डिस्टर्ब होने से क्या होगा कि रेडियस रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगी इससे, क्यों रेडियस रेशियो किस पे डिपेंड करती है, कैटाइंस और एनाइंस की रेडियस पे डिपेंड करती है। अगर कोई भी जो फैक्टर है रेडियस कैटाइन और एनाइन की रेडियस को अगर इफेक्ट कर रहा है तो ओवरऑल क्या होगा कि रेडियस रेशियो भी इफेक्ट होगी। रेडियस रेशियो इफेक्ट होगी तो वो ही इसकी लिमिटेशन में आ जाएंगी।
वो लिमिटेशन बन जाएगी इसकी। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी रेडियस रेशियो की, उन लिमिटेशनों के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। और थर्ड लिमिटेशन क्या, एक लिमिटेशन ये भी बोल सकते हैं कि इन्होंने ये बताया था कि एनाइन और एनाइन में कॉन्टैक्ट एज एक दूसरे को टच करे होते हैं, पर फिर बाद में आगे जैसे जैसे डिस्कवरी हुई तो उसमें क्या देखा गया कि रिपल्सन फील करते हैं, रिपल्सन फील करने से क्या होता है कि इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो ये भी कुछ पॉइंटों में अपन कंसीडर कर सकते हैं रेडियस रेशियो की लिमिटेशन का। तो ओवरऑल देखा जाए तो रेडियस रेशियो की लिमिटेशन कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन कैसे बनती है, क्योंकि रेडियस रेशियो डिपेंड करता है केटाइन और एनाइन की रेडियस पे। अब केटाइन एनाइन की रेडियस को जो भी इफेक्ट है, जो इफेक्ट कर रहे हैं केटाइन एनाइन की रेडियस को, तो उससे क्या होगा कि रेडियस रेशियो इफेक्ट होगा और वो वाली चीजें फेलियरिटी शो करेंगी रेडियस रेशियो के कॉन्सेप्ट को। तो ओवरऑल अपन ये बोल सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड, और ये भी अपन जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड के लिए जो केटाइन और एनाइन होते हैं उनकी प्रॉपरली रेडियस कैलकुलेट करना इजी नहीं हो पाता है। पैकिंग के टाइम में भी कुछ त्रुटि आ जाती है, जैसे मतलब कहीं पैकिंग हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल में कुछ हायर साइज का केटाइन चला जाता है तो उसकी रेडियस को अपन ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में कैलकुलेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू रेडियस रेशियो, तो उसमें कुछ डेविएशन आ जाते हैं। इस प्रकार से ये कुछ लिमिटेशन थी रेडियस रेशियो की। जो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में अपन मतलब इनकी रेडियस रेशियो कैलकुलेट करेंगे, रेडियस रेशियो की डेरिवेशन मतलब डेरिवेशन के थ्रू पूरा समझेंगे उसमें, जैसे टेट्रा ट्राइगोनल के लिए उसकी रेडियस रेशियो कैलकुलेट करेंगे, टेट्राहेड्रल के लिए करेंगे, ऑक्टाहेड्रल के लिए करेंगे और क्यूबिक के लिए करेंगे। ये रेडियस रेशियो अपन आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।